पार्टी मजबूत स्थिति में रही है। देश में मोदी लहर के बावजूद 2014 और फिर 2019 में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जीतने में सफल रही थी। हालांकि 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ 8000 वोटों के अंतर से जीतने में सफल रहे। ऐसे में इस सीट को 2024 में बचाना और अखिलेश के गढ़ को फतेह करना बीजेपी का मकसद होगा। लेकिन इसके लिए न सिर्फ एक मजबूत विकल्प की जरूरत है, बल्कि मोहन मंत्र जैसा संदेश भी कारगर साबित हो सकता है। आज इसी मुद्दे पर खास गेस्ट पैनल के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अखिलेश के गढ़ में बीजेपी का यादव चैलेंज। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। यादव लैंड में बीजेपी बिगाड़ेगी एसपी का एमवाई फैक्टर। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे समाजवादी पार्टी के लोग अपना क्षेत्र बताया करते हैं। इसके पहले मोहन यादव जी बिहार के दौरे पर थे और उन क्षेत्रों में थे जिसे भाजपा के विपरीत दुर्ग के रूप में जाना जाता है। यादव वोट में सेंधमारी का बीजेपी का मोहन मंत्र। आज वो श्री अखिलेश यादव जी का जिला कहलाता है, तो वहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। तो मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आजमगढ़ के बारे में उनको अपना विचार बदल देना चाहिए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का हमेशा रहा है और आगे भी समाजवादी पार्टी ही वहाँ से जीतेगी। आजमगढ़ में अखिलेश वर्सेस बीजेपी के मोहन। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1 यही, अखिलेश के गढ़ में बीजेपी का यादव चैलेंज। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज वहां पहुंचे क्लस्टर मीटिंग और बीजेपी के चुनाव प्रचार और आगे की रणनीति के लिए, जिसे अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। सवाल नंबर 2, यादव लैंड में बिगड़ेगा क्या एसपी का एमवाई फैक्टर। एक तरीके से समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट बैंक है, उसको संदेश और सेंध लगाने की बीजेपी की क्या ये रणनीति कारगर होगी। आजमगढ़ में अखिलेश वर्सेस बीजेपी के मोहन, क्या ये प्लान कारगर साबित होगा, क्योंकि आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी 2014 और 19 में जीती थी। बाद में उपचुनाव में हालांकि सपा वहां से हार गई थी। चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी प्रवक्ता एसपी, मनीष हिंदवी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, सुभाष चंद्र यादव जी सुभाषपा के स्पोक्स पर्सन और सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी, हम आएंगे इस एमवाई फैक्टर और इस यादव समीकरण पर, लेकिन उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बात करनी बेहद आवश्यक है। आज उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, ये खबर आई, और उसमें उन्होंने कारण दिया अपने तरफ से। उन्होंने लिखा कि मैं दलितों की आवाज उठा रहा था, मैं वंचितों की आवाज उठा रहा था, बहुत तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है इसके पीछे की? बहुत देर कर दी आप लोगों ने आते आते। पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का, और किसी चुनाव में आपको फायदा नहीं हुआ। स्वामी के बयानों ने नुकसान ही किया सपा का। देखिए आस्था, मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। और देखिए अपनी व्यवस्था के नाते अगर वो मान लीजिए कि एक पद का निर्वहन नहीं करना चाहते थे या नहीं कर रहे थे, जो भी था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
तो उसमें ऐसी क्या बात है। और रहा सवाल, देखिए आज जिस टॉपिक पे डिबेट है, अगर हम लोग उसी पे फोकस करें आस्था तो ज्यादा ठीक रहेगा। और मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप उस पर नहीं बोलना चाहते, आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए स्थिति का आकलन तो दीपक जी किया ही जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार हिंदू देवी देवताओं और सनातन के विरोध में अनाप शनाप बयान दे रहे थे, तब भी आप लोग ये कहकर बच जाते थे कि ये उनका निजी बयान है। आज आप कह रहे हैं कि ये भी निजी फैसला है। अरे वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, बिना किसी की रोक टोक के बयान देते रहे, और आप चाह रहे हैं कि उनकी बात भी ना हो। अरे तो वो आज आ रहे हैं ना, कहीं रास्ते में आ रहे हैं, कल आप उनसे मिल लीजिएगा, उनसे सारी बातें कर लीजिएगा। अभी तो मेरी कोई बात हुई नहीं उनसे। अभी तो आप ही लोग के समाचार चैनल के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चला कि उन्होंने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा भेजा है। उन्होंने खुद ट्वीट किया है, क्लियर रहा, मैं उसमें क्या बता सकता हूँ। उन्होंने खुद ट्वीट किया है और उसमें पूरी कहानी लिखी है कि मैं दलितों और सबकी आवाज उठा रहा था, मुझे सहयोग नहीं। मैंने आस्था मैंने उनका एक्स नहीं देखा। मैं बार बार ये कहता हूं कि आज जो आपका डिबेट का टॉपिक है, अगर उसी पे हम लोग रहें तो ज्यादा अच्छा है। कल वो आपसे मिलेंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं, क्या कारण है इसके पीछे। ठीक है, समीर सिंह जी हमारे बीच में है। समीर सिंह जी, समाजवादी पार्टी जब बयान दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य तब भी पल्ला झाड़ रही थी, आज रेजिग्नेशन पर भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है जैसे स्वामी कभी सपा के थे ही नहीं, और आज भी नहीं है और कल भी नहीं होंगे। नहीं, देखिए आस्था जी, ये समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये मैं पहले भी कहता आया हूं कि कहीं न कहीं अखिलेश यादव का हिंदू विरोधी चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव होते हुए हिंदुओं का अपमान कर रहे थे, देवी देवता का अपमान कर रहे थे, और अखिलेश यादव ने एक नोटिस भी नहीं दिया स्वामी प्रसाद मौर्य के। वो राष्ट्रीय महासचिव थे, वो राम गोपाल जैसे यादव जैसे नेता के बराबर के राष्ट्रीय महासचिव थे। सपा के प्रवक्ता हैं, बतावे इनकी पार्टी के कितने राष्ट्रीय महासचिव हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को मूक समर्थन देना, देखे आस्था जी, मैं पहले भी कह रहा हूं, ये जातिवाद की पार्टी है, ये परिवार की बात पार्टी है। ये परिवार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये किसी भी सीमा तक जाते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से सांसद है, ठीक है, वो वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये अपने लिए जीने वाले लोग हैं, इनका समाज और देश और उत्तर प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अखिलेश यादव का समर्थन था, और अखिलेश यादव बीजेपी शुरू से ही आरोप लगाती रही है कि सीनियर लीडरशिप इसीलिए खामोश है क्योंकि उनका भी मौन समर्थन है। सौरभ दुबे जी हमारे बीच में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सौरभ जी, आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य कितना डैमेज कर चुके हैं अब समाजवादी पार्टी का? उसके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे वो उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो, उन सभी के आसपास आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देते रहे हैं, सपा उनसे पल्ला झाड़ती रही है, काफी नुकसान हो गया समाजवादी पार्टी का। अब स्वामी खुद को पिक्चर से अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उन्हें अलग किया जा रहा है। क्या पार्टी को उसका अब कोई फायदा होगा? नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी अपने चक्रव्यूह में फंस चुकी है। जिस प्रकार से वो पिछले 1 वर्षों से लगातार रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, उसके बाद उनको प्रमोशन दे करके महासचिव बनाया गया था। ऐसा नहीं कि उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया। वो पिछले 1-1.5 वर्षों से लगातार जो है अपमानजनक टिप्पणी जो है हिंदुत्व पे भी की उन्होंने, और रामचरितमानस का भी अपमान किया, और बहुत ज़्यादा विवादित है जो अननेसेसरी के बयान होते हैं वो उन्होंने दिए। लेकिन कभी अखिलेश यादव जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं इनको कड़ी चेतावनी देता हूं, आगे से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा अखिलेश यादव जी ने उनको कभी नहीं बोला। तो मान के चलना चाहिए कि अखिलेश यादव जी की सह पर वो साफ साफ जो है वो बयानबाजी कर रहे थे। अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है स्वयं पता नहीं था कि राम मंदिर का ऐसा भव्य उद्घाटन का एक ऐसा महोत्सव हो जाएगा कि ये जो उनका जो है एक मुस्लिम तुष्टीकरण वाला एक वो सब्जेक्ट विषय बना करके चल रहे थे, वो एकाएक से धराशायी हो जाएगा। और वो धराशायी हो गया आज की डेट में। अब वही कहीं ना कहीं देखिए केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। हाँ, नहीं, अब मंदिर तो छोड़िए, अभी देखिए जिस मंदिर में आपको जाना था वहां आप पहुंचे नहीं। भाई, आपके उत्तर प्रदेश में आप सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी है वहां के। आप स्वयं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था उत्तर प्रदेश। आपके लिए तो अच्छा अवसर था। मोदी जी और गुजरात से लोग आ रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश। बहुत देर हो चुकी है,
और महत्वपूर्ण मौके पर चूक गई सपा, ये आप कहना चाहते हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी भी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। सुभाष चंद्र जी, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने खुद अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि मैं राष्ट्रीय महासचिव नहीं हूं, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठा रहा था, लेकिन मुझे कहीं से कोई सपोर्ट मिला नहीं पार्टी के अंदर। देखिए आस्था जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो चैप्टर था वो खत्म हो या शुरू, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जितना नुकसान पहुंचाना था समाजवादी पार्टी को वैसे पहुंचा चुके हैं। ये इस प्रकार का जो व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब, जो आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू ग्रंथों के ऊपर टीका टिप्पणी करता रहता है, यानी पूरी तरीके से वो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है। और जहां तक जिस प्रकार की पीडीए की बात हो रही, शोषित वंचितों की बात हो रही, दलितों की बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के अंदर थे तब उन्हें याद नहीं आई, तब वो अपने राजनीति को बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वो शामिल हुए, मंत्री बने, तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई। वो समाजवादी पार्टी के अंदर गए, उसके बाद में उनको पीडीए की याद आ रही। वास्तविकता ये है आस्था जी, जब जब ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता से बाहर जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग सत्ता से बाहर जाते हैं, तभी इन्हें पिछड़े याद आते हैं, दलित याद आते हैं, अल्पसंख्यक याद आते हैं, शोषित याद आते हैं, वंचित आ जाते हैं। सत्ता के अंदर रहते हुए कोई याद नहीं आता। इनका दोहरा रवैया है, और इसी दोहरे रवैये को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार देश की जनता इन्हें बार बार 2017 से लेकर 19, 14, 22 में हराती जा रही है। और 24 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस 24 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी जो उनकी एक सीटें बची हुई है, ये भी जाने वाली है। एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है, लामबहल है, और आरएलडी के आने के बाद में एनडीए कुंभा और पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। चलिए ठीक है, मनीष हिंदवी जी हमारे बीच में है। मनीष हिंदवी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रह के वो कर रहे थे जो INDIA में डीएमके ने किया, उसका भी नतीजा आपने राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में देख लिया। बहुसंख्यकों का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हुआ। आज स्वामी पार्टी से तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का पद त्याग रहे हैं, और लोकसभा चुनाव मुझे लगता है हार्डली 2 महीने दूर होगा। देखिए, सियासत की बिसात है, ये एकदम अलग तरीके से चलती है। भाजपा का एक गठबंधन दल है, सहयोगी दल है, जिसमें संजय निषाद जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने भगवान राम, भगवान और उनके पिता दशरथ के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें कहीं, और आज वो भाजपा के गठबंधन में बैठे हुए हैं। उससे क्या नुकसान हो रहा है उनको, या क्या फ़ायदा हो रहा है? यही OP राजभर जी का एक स्टेटमेंट है, मैं सुनाता हूं आपको। 31 अक्टूबर 2018 का, हिंदुत्व के नाम पर हमें लड़ाने वाले नेता मुस्लिमों के घर ब्याहते हैं अपनी बेटियां। तो देखिए, ऐसा ये सियासत की बिसात है, ये हिंदुत्व और ये तमाम चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव रहेंगे नहीं रहेंगे उनका निजी मसला है, सपा पार्टी का मसला है। हम यहाँ पर डिबेट किसी और मसले पर आए थे, करने किसी और मसले पर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अचानक शाम को एक्स पर अपना रिजाइन जो है वो पेश किया, तो ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा ही नहीं होगी। मैं अपनी बात 10 सेकंड, ठीक है। अरे आशा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और हमारे भाई हैं आदरणीय समीर सिंह जी, अभी उन्होंने एक बात कही कि वो फलानी पार्टी जातिवादी पार्टी है और जातिवाद करती है। आपका पूरा कैप्शन आज का है कि यादव लैंड में मोहन संदेश, यानी मोहन यादव को लाकर यादवों जो यादव वोट हैं उनको लुभाया जा रहा है। ये जातिवाद नहीं है। मतलब गजब है। हम करें तो ठीक है, आप करें तो पाप है। मतलब एक ऐसी पार्टी है जिसके कहने और कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, समीर जी इसका जवाब है, वो दूसरों को उस पर लेकर इल्जाम लगाती है। बोलिए समीर जी। कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या ये आपका जातिवाद नहीं है? हाँ। नहीं, देखिए, ये हिंदवी जी का मिथ्या आरोप है। इसके पहले भी हमने यादव मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश में। बाबूलाल गौर को किसने बनाया? और यादव तो देश का सबसे ज्यादा धर्मभीरू होता है, गोपालक होता है, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला होता है। यादव समाज जो आप है, यादव की बात करी क्यों रहे हैं? आप जाति की बात करी क्यों रहे हैं? अगर आप जातिवाद से ऊपर है तो आप कह रहे हैं, आप जातिवाद से ऊपर है, आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे ना, जाति के नाम पर निर्णय ले रहे हैं। विश्वेश्वरैया अरे भाई, हम जाति के नाम पर निर्णय ले रहे हैं लगातार, तो हमने, अरे समाज की चर्चा करना, अरे भाई हिंदवी जी, बात तो पूरी हो जाए, बात तो सुन लो, आप जवाब तो ले लो। नहीं किया। अरे भाई जवाब तो ले लो हिंदवी जी, अब आप जवाब सुन लीजिए। तो ले लो। आपने मोहन यादव जी को लेकर भाजपा पर जातिवाद का आरोप लगाया है, जाति का कार्ड खेलने का आरोप लगाया। अब उसका जवाब दे रहे हैं समीर जी। बोले समीर जी।
अरे हम 1 दर्जन एमएलए और एमपी उत्तर प्रदेश में भी बनाए हैं। हमने जो है हरनाम सिंह यादव को राज्यसभा भेजा, उसी मैनपुरी इटावा के रहने वाले हैं। हम जाति के आधार पर फैसला नहीं करते हिंदवी जी, हम धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, संसाधन पर, देश के संसाधन पर एक विशेष वर्ग का अधिकार है। ये किसने कहा सरकार में रहते हुए? आपके प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। आपने कितने मुसलमानों अरे भाई को टिकट हिंदवी जी दिया था? बात अपनी पूरी जिंदगी हो में जाए, आपने उसका कहा भी धर्म जवाब के आधार दे पर रहा टिकट हूं। नहीं देते। हमने एमएलसी भी बनाया, हम मंत्री भी बनाए, हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाए। मोहसिन रजा किस पार्टी के विधायक है आप बताओ ना? ठीक है, 1 दर्जन मुस्लिम नेता हमारे पास है। आप हमको दीपक जी इसका सर्टिफिकेट जवाब मत देंगे। मांगो। दीपक जी, आपने जो कुकर्म किया, ठीक है समीर जी, बात आ गई आपकी। दीपक जी, देश जो के एम वाई संसाधन फैक्टर पर एक समाजवादी वर्ग पार्टी का का अधिकार है। ये है। किसने अब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर समीर ऐसा भाई कहा जा रहा है कि शांत हो गए, बीजेपी ने तब तो बड़ा जवाब दूंगा संदेश मैं दिया है आपको। परिवारवाद के भी खिलाफ। ओबीसी में भी संदेश गया और ये भी संदेश गया है कि कैसे एक बिना किसी पॉलिटिकल परिवार या किसी बड़े घराने से आया हुआ शख्स से काम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब नाम है उनका मोहन यादव, उनको इस क्लस्टर की जिम्मेदारी दे दी गई है आजमगढ़ और उसके आसपास जो कभी आपका गढ़ था। अब आस्था आपकी बात आ गई, मेरी बात आने दो, आपकी बात आ गई। देखिए मोहन भागवत जी एक प्रांत के जो है वो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और एक उनकी पार्टी, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भी हैं, तो उनका स्वागत उत्तर प्रदेश में करवा रहे हैं, उनका पूरी तरह से स्वागत है। लेकिन उनको मध्य प्रदेश की महान जनता ने, उन्होंने जो मध्य प्रदेश की महान जनता से जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? उन वादों को पूरा करें। वो कभी यहाँ इनको भारतीय जनता पार्टी लगा दे रहे, कभी वहाँ लगा दे रहे। देखिए आजमगढ़ काम के आधार पर हमारा गढ़ रहा, किसी जाति के आधार पर हमारा गढ़ नहीं रहा है वो। और फिर आगे 2024 में हम जीतेंगे। ये सही है कि बाई इलेक्शन में हम चंद वोटों से रह गए थे और लेकिन हम फिर जीत। कई बार देखिए आस्था ऐसा है ना, कई बार दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में आदमी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। तो मैं समझता हूं कि जो वहां के मुख्यमंत्री जी हैं वो मध्य प्रदेश की महान जनता का ध्यान रखें, वहां की महान जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे काम नहीं संभल पा रहा है क्या कि वहां बुला करके उनको बुला के कहा? जवाब समीर जी बोलिए। देखिए दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में वो अपना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी आजमगढ़ के विकास की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं आपने आजमगढ़ में क्या किया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। विश्वविद्यालय आजमगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। आजमगढ़ को बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है। आजमगढ़ का विकास और तरक्की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। आपने कौन सी संस्था आजमगढ़ में खोल दी? अगर आपने खोला होता तो जनता आपको बाई इलेक्शन में न हराती, आप एक्सपेरिमेंट न करते। आपने आजमगढ़ को ठगने का काम किया। आपने आजमगढ़ के जनता को सदैव धोखा देने का काम किया। विश्वविद्यालय माननीय योगी जी के नेतृत्व में बना। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने शिलान्यास किया, आज विश्वविद्यालय बन के तैयार है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया। आजमगढ़ की 1 दर्जन सड़कों को हम बना रहे। आजमगढ़ का विकास हम कर रहे, आजमगढ़ की तरक्की हम कर रहे। और ये कहते साहब विकास हमने कहा। एक विकास बता दीजिए। ठीक है चलिए, इसका जवाब जनता देगी। सुभाष जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सुभाष जी और उसके बाद हम दीपक जी का रुख करेंगे। आस्था जी दीपक रंजन जी की मैं बात सुन रहा था, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन शायद मेरे बड़े भाई को ये नहीं पता है कि सुभाष चंद्र यादव खुद आजमगढ़ की धरती से बिलोंग करता है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ के अंदर कोई विकास नहीं किया। 3 बार श्रद्धा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, यादव समाज से समाजवादी पार्टी को वोट देता था। 2012-17 के अंदर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन आजमगढ़ की तरफ इन्होंने वहां पे ध्यान देना उचित नहीं समझा। ये सिर्फ लखनऊ के अंदर बैठ कर सोचते कि नहीं हमने कामों के आधार पर हमको आजमगढ़ का गढ़ मिला, ये पूरी तरीके से मिथ है। आजमगढ़ के अंदर जो थोड़े बहुत विकास हुए और विकास को जो पंख मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। मैं आजमगढ़ की धरती का वासी हूँ, मुझसे बेहतर दीपक रंजन नहीं कर समझोगे। आजमगढ़ के वोटरों को सिर्फ समाजवादी पार्टी ने अपना एक बंधुआ मजदूर समझ के रखा था कि आजमगढ़ के जो यादव हैं, जो आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े रहे। लेकिन आज के दौर के अंदर आजमगढ़ का यादव, आजमगढ़ के जो भी समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रहने वाला है, क्योंकि आजमगढ़ के अंदर जो विकास को गति मिली है वो समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिली है। देखिए आस्था, अब सुभाष भाई अब चुप होंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। देखिए आस्था,
सुभाष जी अब कल चलना हमारे साथ आजमगढ़ और मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए आस्था, जो वहां पर समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीती थी उसको भी हमने स्वीकार किया था, और ये सही है कि उसके बाद बाई इलेक्शन में हम चुनाव आ रहे, वो भी जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को हमने स्वीकार किया, और उसी को लेकर के हम सबक सीखते हुए 2024 में मजबूती के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हमारे बड़े भाई समीर भाई जो है वहां पे बात डेवलपमेंट की कर रहे हैं। अरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की न्यू समाजवादी पार्टी ने रखी, वहां पे कंपनसेशन मुआवजा वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया, इवन टेंडर तक करा दिया था। और कितने पावर प्लांट लगा दिए उन्होंने आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 10 की 10 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी वहां, आस्था 10 की 10 सीटें जीती थी। ठीक है, और ये क्या बात करेंगे आज जो है ये क्या देख करके समाजवादी पार्टी में आए थे सुभाष पाटिल प्रवक्ता जो आज बोल रहे हैं विकास देख करके, वो कह रहे हैं कि वो उस इलाके को बेहतर समझते हैं, पूर्वांचल में है इनकी पार्टी, वो उस इलाके को बेहतर समझते हैं। तो आपने कन्नी काट ली। ये अगर समझ रहे होते ना, ये अगर समझ रहे होते आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों ने अपनी बातें रखी। समीर जी बोलिए। नहीं आप ठीक है, समीर जी बोलिए। बस ये एक चीज बताएं, मंत्री कब बनाए जा रहे हैं ये? चलिए आप टीज करना बंद करिए उनको, बोलिए समीर जी। कब बनाए जा रहे हैं? इतना आपने विकास का काम करा दिया। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जवाब देना आपको पसंद नहीं था, अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि मंत्री कब बनाए जा रहे हैं। अरे विषय को मत भटकाइए, बोलिए समीर जी। जवाब आप सारे जवाब दिए, मैंने सारे जवाब हाँ बोलिए। इन्होंने आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया आप डिबेट और जौनपुर का विकास नहीं किया, कभी बिजली नहीं दिया, कभी सड़क नहीं बनाया। इन्होंने इन चारों जिलों में गुंडों और माफियाओं का विकास किया। इन्होंने सत्ता के संरक्षण में माफिया पैदा किया जो जनता का खून चूसते थे, जो जनता के पैसे पर डाका डाले थे। इनकी सरकार में माफिया और गुंडे पैदा हुए थे, उनका विकास हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कुछ और कह रही है। योगी जी की पुलिस ने रौद दिया और आज जनता सकून का महसूस कर रही है। आज जनता चैन से सांस ले रही है। आज जनता को बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सड़क मिल रहा है, तरक्की मिल रही है, विकास मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश में गुंडों का विकास हो रहा था। जनता ठीक है, आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, डिबेट अंतिम चरण में है। आपसी वाद विवाद में मत उलझिए, आप शांत हो जाइए। समीर जी, दीपक जी, ठीक है। मनीष जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद मैं सौरभ जी का रुख करूंगी। ठीक है समीर जी। मनीष जी। आस्था जी, केंद्र सरकार की एक एजेंसी है एनसीआरबी, उसके आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। अभी गूगल करिए, तुरंत निकल कर चला आएगा। पूरे देश में झूठ हिंदवी जी, 15% मत बोलिए, उत्तर प्रदेश में होता है। हिंदवी जी थोड़ी मदद कर दे रहा हूँ आपकी, थोड़ी मदद कर दे रहा हूँ आपकी। गूगल कर लीजिए, आपके हाथ में फोन होगा, अपराध उत्तर गूगल कर लीजिए, घट गया गूगल कर लीजिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध गूगल कर घटा है, लीजिए सभी प्रभु। प्रकार के अपराध घटे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े को फिर से पढ़िए। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। आप राहुल गांधी की तरह झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ मत बोलो, तथ्यात्मक बातें करो, आप झूठ मत बोलो। और दूसरी बात एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश गुड गवर्नेंस है या नहीं, इसका फैसला होने में मात्र 2 महीने या 2.5 महीने का वक्त रह गया है। जनता सब देख रही है, जो प्रदेश में रहती है, देश में रहती है। आप झूठ ठीक है समीर जी, ठीक है। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी, क्या मोहन यादव का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, अब उत्तर प्रदेश में और बिहार में जाके जिस तरह उनके दौरे हो रहे हैं, यादव वोट बैंक को बीजेपी की तरफ से संदेश जाना, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का? देखिए, MY समीकरण जो समाजवादी पार्टी का जो है आधार रहा है, जिसके उस पर ही पार्टी खड़ी हुई थी और कई बार उनके लोग चुन करके भी आए थे, लेकिन वो MY समीकरण आज जो है भारतीय जनता पार्टी का जो MY समीकरण है उसके आगे कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का जो MY समीकरण है, प्रधानमंत्री मोदी और योगी,
मोदी और योगी जो समीकरण है उसके आगे इनका मुस्लिम और यादव जो समीकरण है वो ध्वस्त हो चुका है। आपको जिस प्रकार से देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आपने अपनी पार्टी के अंदर एक यादव समाज के निचले व्यक्ति को कोई बड़ा पद दिया होता तो मान लिया गया होता। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सीधा मुख्यमंत्री बना दिया और आज आप राज्यसभा किसको दे रहे हैं? वही जया बच्चन जी को। भाई और भी लोग हैं कि नहीं कार्यकर्ता? भाई पैनल में प्रवक्ता बैठे हैं, कम से कम इन्हीं को दे दें। अगर समाजवादी पार्टियों के पास सिर्फ गिने चुने नेता हैं तो वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो समझे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में जो बात कह रहे थे, मुस्लिमों को वोट नहीं दिया, टिकट नहीं देती है पार्टी, वो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। सौरभ जी, वो वहां पर देख करके करते हैं कौन हिंदू है, कौन कुल मिलाकर आजमगढ़ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, अगर हम रीजन वाइज या क्लस्टर वाइज बात करें तो 2024 में अखिलेश यादव के गढ़ को फतेह करना बीजेपी का मकसद होगा और उसके लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति जानकारी दुरुस्त करिए। सौरभ जी, मनीष जी, देखिए बीच में मत उलझिए, समय खत्म हो गया, मुझे डिबेट वाइंड अप करने दीजिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया आप सभी का बहस में शामिल होने के लिए। तो सिर्फ एक मजबूत विकल्प की जरूरत है, बाकी मोहन मंत्र जैसा संदेश भी कारगर साबित हो सकता है क्या? ये एक बड़ा दांव बीजेपी ने चला। इसी के साथ महाबहस में बस इतना।